Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about loudspeaker use in mosque, not a fundamental right, says Allahabad High Court. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि फरुखाबाद, गाजीपुर, हाथरस, यहाँ पे लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पे बैन कर दिया वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने एज फार एज देयर यूज़ इन मॉस्क्स आर कंसर्न. मॉस्क्स में आपको पता होगा अक्सर अजान के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर रिलीज्ड बाय यूपी गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021. तो यूपी गवर्नमेंट में इस तरह के कुछ ऑर्डर्स रिलीज़ किए थे दिसंबर 2021 में कि लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को बैन किया जाए और उसके बेसिस पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने ऐसा फैसला लिया. अब इस यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई demanding to reverse this particular order of UP government, claiming कि ये जो particular order है it is against fundamental right. और ये डिमांड किया गया कि वापस से मॉस्क्स में, मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना अलाउ किया जाना चाहिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द ऑर्डर ऑफ यूपी गवर्नमेंट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर टू यूज लाउड स्पीकर इन अ मॉस्क. तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट एलिजिडली वायलेट हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस. तो पहला है फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 25. पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आर्टिकल 25 to 28 गारंटीज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. तो वही 25 to 28 ही इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल होगा. 25 to 28 में भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 25 विच सेज फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ ए चॉइस. तो जो भी रिलीजन अपना चॉइस का वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उनको करने की आज़ादी होनी चाहिए. और उससे भी ज़्यादा पर्टिनेंट है इस पर्टिकुलर केस में ये आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस. एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मैनेज करने का अधिकार होना चाहिए. तो मॉस्क एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना अलाउ होना चाहिए. अगर हम देखें मोटा मोटा आर्टिकल 26 को तो हमें यही लगता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अजान करना, अजान पढ़ना ये इस्लाम रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, एसेंशियल पार्ट हो सकता है, लेकिन ये अजान सिर्फ लाउड स्पीकर पे हो ये इस्लाम का कोई एसेंशियल सेगमेंट नहीं हो सकता, इंटीग्रल एस्पेक्ट नहीं हो सकता. एंड दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी गिवन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 26. इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 26. मुद्दा ये नहीं है कि अजान पढ़ना इस्लाम का इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है. अजान पढ़ना वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. मुद्दा है अजान पढ़ना ऑन लाउड स्पीकर. ऐसा कुछ इंटरप्रेट किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. तो आप एक बात को ध्यान से समझिए, यहाँ जो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स जो क्वेश्चन में हैं वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26. आर्टिकल 26 में भी स्पेसिफिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैविंग फ्रीडम टू मैनेज देयर अफेयर्स. अब ये जो भी राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. यू मस्ट बी नोइंग दिस कि दीज राइट्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. तो कोई और फंडामेंटल राइट्स आप वॉलेट ना करें. सबसे पहले तो अगर आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के चक्कर में लोगों के राइट टू लाइफ तो वॉलेट नहीं कर सकते, आप ह्यूमन सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते. सो ये सब कुछ प्रोविज़न है किसी भी फंडामेंटल राइट के एप्लीकेबल होने के लिए. इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल और अवेलेबल इन एब्सोल्यूट सेंस. इट इज़ सब्जेक्टेड टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. और रीजनेबिलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है, जो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट डिसाइड कर रहा है. और इस पर्टिकुलर केस में जो हेल्थ वाला एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अजान को लाउड स्पीकर पे पढ़ना एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके हेल्थ की
पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं जनरल पब्लिक के ऊपर, खासकर अगर ये मॉस्क किसी भी हॉस्पिटल के आसपास है तो, क्योंकि अजान से फिर जो आवाज़ होती है वो हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने इसलिए लिया है ताकि पॉलिटी के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके रिवाइज करा सकूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कोई भी फंडामेंटल राइट हमें एब्सोल्यूट सेंस में अवेलेबल नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा, जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की हम बात करते हैं उसमें वही सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं, दोज प्रैक्टिसेस विच आर एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। तो इन दोनों ही ग्राउंड पे मॉस्क के अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना वो एक फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता, क्योंकि मॉस्क के अंदर अजान पढ़ना वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ना दैट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। दूसरा, एनी फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, और उस बेसिस पे भी इस फंडामेंटल राइट को और इस पर्टिकुलर क्लेम को कि हमें मॉस्क के अंदर लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ना उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो आई होप ये जो 2 बातें मैंने डिस्कस की हैं उससे आपको फंडामेंटल राइट्स को समझने में कि वो कितना एप्लीकेबल है, दे आर नॉट अवेलेबल टू अस इन एब्सोल्यूट सेंस, ये बात आपको समझ में आई होगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं इस एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो ये एक लंदन बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है विच वाज फाउंडेड इन 1961। इसका मेन काम है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च करना और ह्यूमन राइट्स के केसेस को लोगों के सामने लेकर के आना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को लोगों के सामने लेकर के आना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के अलग अलग कोनों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, और उसके अलावा इसको 1978 में यूनाइटेड नेशंस प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स भी मिल चुका है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वायलेशन ऑफ अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एट इंटरनेशनल स्केल इज़ कंसर्न। अब करंट न्यूज़ क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि रसिया ने और रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के कई सिटीज़ पे अपना कैप्चर जमा लिया है, इंक्लूडिंग सिटीज़ अराउंड कीव लाइक बूचा एंड ऑल। तो मारियोपोल, बूचा, इन सारे सिटीज़ पे रशियन फोर्सेस का लगभग 2 महीनों से अपना कंट्रोल जमाए बैठी हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि रशियन फोर्सेस हैव गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, द वॉर हैज़ टर्न्ड स्टैटिक। आई होप आपको याद आ रहा होगा, स्टैटिक मतलब एक तरह का स्टेलमेट क्रिएट हो रहा है, कोई भी फोर्स एक लिमिट से आगे बढ़ नहीं पा रही है, और इस कारण से रशियन फोर्सेस फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि जो वॉर शुरू करता है अगर वो वॉर ख़त्म ना कर पाए तो एक तरीके से उस साइड की हार मानी जाती है। तो रशियन फोर्सेज ने वॉर शुरू किया, अब वो वॉर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दिस इज़ समहाउ फ्रस्ट्रेटिंग रशियन फोर्सेस, और उसी फ्रस्ट्रेशन में रशियन फोर्सेस हैव नाउ स्टार्टेड किलिंग सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन एज वेल। ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रहा था। बूचा शहर में खासकर इस तरह के कई सारे इमेजेस निकल के आए, जहाँ पे हमने देखा कि 300 से भी ज़्यादा सिविलियंस को रशियन फोर्सेस ने मार डाला, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। ये बात अलग है कि रसिया ने इस तरह के क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। रसिया सेज कि वी हैव टारगेटेड ओनली मिलिट्री एसेट्स एंड वी हैव नॉट टारगेटेड सिविलियन पॉपुलेशन, लेकिन इस तरह के इमेजेस निकल के आ रहे थे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी एज फार एज पॉसिबल वॉर क्राइम्स हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं कि देखो, वॉर अपने आप में एक एक्शन है जो इंटरनेशनल स्केल में या इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब 2 देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी में इंगेज होते हैं, उसको हम लोग वॉर मानते हैं, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटी। लेकिन वॉर क्राइम्स मीन्स वॉर के टाइम में बारबरिटी करना, दूसरे साइड के लोगों के खिलाफ बारबरिज्म करना, सिविलियन पॉपुलेशन को मारना, विमेन का रेप करना, सच एक्टिविटीज़ आर येट नॉट जस्टिफाइड। और वैसे केस में फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे देश या ऐसे फोर्सेस के खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो सवाल ये है कि क्या इस पर्टिकुलर केस में रशियन फोर्सेस वॉर कर रहे थे यूक्रेन फोर्सेस के साथ, या वॉर क्राइम्स कर रहे थे यूक्रेन के सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट। और दुनिया भर के अलग अलग एजेंसी जो हैं
वो रिपोर्ट जुड़ाने में लगी हैं कि रशियन फोर्सेज हैव नाउ इंगेज इनटू वॉर क्राइम। और यही करंट न्यूज़ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई सारे रिपोर्ट जमा कर लिए हैं जहां पे उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि रशियन फोर्सेज हैव इंगेज इनटू वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स मीन्स दे हैव इंगेज इनटू किलिंग द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन एज वेल। वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम एक स्पेसिफिक टर्म है विच हैज़ गॉट ए स्पेसिफिक डेफिनीशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वॉर क्राइम्स कैन बी डिफाइंड एज सीरियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ कन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़ को वॉयलेट करने वाले एक्टिविटीज़ को वॉर क्राइम कहते हैं। वॉर क्राइम को डिफाइन किया गया है एज पर जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। तो क्या है जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, वो देखते हैं। इट कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग लिमिटिंग बार्बरिटी ऑफ वॉर। तो वॉर करना एक चीज़ है, लेकिन वॉर के दौरान इनह्यूमन तरीके से जानवरों की तरह बिहेव करना दूसरी बात है, वो भी वाइल्ड एनिमल्स की तरह बिहेव करना दूसरी बात है। तो आप किसी भी, मान लीजिए कि आपने कोई प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिया, पाकिस्तानी सोल्जर को पकड़ लिया, तो अब आप उसको टॉर्चर तो नहीं करेंगे ना, बिकॉज दैट वुड बी एन इनह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। और यही सब चीज़ों पे बैन लगाया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है एज पर दिस जिनेवा कन्वेंशन 1949। ये एक इंटरनेशनल लॉ है और इस लॉ के अंतर्गत कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो मेनली उन सारे लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो डायरेक्टली वॉर में इंगेज्ड नहीं है, जैसे सिविलियन पॉपुलेशन या डॉक्टर्स या मेडिकल सपोर्ट वर्कर्स। उसके अलावा वो सोल्जर्स जो पहले वॉर में इंगेज तो थे लेकिन अब दे आर नो लॉन्गर एक्टिवली इंगेज इनटू वॉर, जैसे कि वुंडेड सोल्जर्स, सिक या सेपरेट ट्रूप्स, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, इन सब लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है एज पर जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। आपको याद होगा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी 2019 में इनका प्लेन अनफॉर्चुनेट तरीके से क्रैश हो गया था पाकिस्तान साइड में, और वहाँ पे ही वाज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस, बट पाकिस्तान हैड टू रिलीज अभिनंदन साहब ओनली बिकॉज ऑफ जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, क्योंकि once his plane crashed in Pakistan, he came to this particular category, a soldier who was no longer fighting a separate troops, और उस केस में उनके खिलाफ कोई बारबरिटी नहीं की जा सकती थी, and that is why he was to be returned back to India. तो जिनेवा कन्वेंशन 1949 was in action while we ensured return of अभिनंदन वर्तमान जी back to India. जिनेवा कन्वेंशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होता है? तो जिनेवा कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी है, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस। इट इज़ एन इंटरनेशनल एजेंसी जस्ट लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर रेड क्रॉस ICRC, इसका काम होता है कि पूरे दुनिया भर में ये मॉनिटर करे कि जिनेवा कन्वेंशंस के जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, जो जिनेवा कन्वेंशंस के सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं वो इसके रूल्स को मान रहे हैं या नहीं। ये इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1863 एंड एज ए सेड इसका मेन काम है टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट एंड आर्म्ड वायलेंस एंड प्रोटेक्टिंग द लॉ दैट प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ वॉर। ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बेस्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सागरमाला प्रोजेक्ट्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सागरमाला प्रोग्राम 2015 में लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसका मेन फोकस है कि हमारा जो कोस्टल रीजन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने से फ़ायदा होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पोर्ट क्लियरेंस से ज़्यादा स्मूथ तरीके से होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो हमारा वक्त लगता था क्लियरेंसेज में वो कम हो जाएगा। और उसके अलावा तो इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा डोमेस्टिक जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसको हमारे पोर्ट्स के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जाए, चाहे रेलवे हो या रोडवे हो, उसको इसके साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जाए। तो सागरमाला प्रोग्राम में मेंस पर्सपेक्टिव से 4 बातें याद रख लेना। इट हैज़ मेनली 4 डायमेंशंस। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, तो जो पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, पोर्ट की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जाए, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पोर्ट के आसपास इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराया जाए, एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं जैसे फिशरमैन एंड ऑल, उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट कराई जाए। तो ये जो पोर्ट कनेक्टिविटी वाला कंपोनेंट है, इसी के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि रो या लोलो सर्विस ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट।
तो क्या है रोरो लोलो सर्विस, वो ज़रा देखो। रोरो होता है रोल ऑन रोल ऑफ। तो इस तरह के बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसमें हम लोग पोर्ट्स के ऊपर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं कि कार्स अपने आप रोल ऑन होकर के शिप के अंदर चली जाएं, फिर ये दूसरे शहर पहुंच जाएं और फिर रोल ऑफ होकर के शिप से बाहर निकल जाएं। तो सोचो, यहाँ पे आपकी कार गई, रोल ऑन होकर के शिप के अंदर चली गई, फिर यहाँ से शिप यहाँ पहुँची और फिर आप रोल ऑफ होकर के बाहर चले आए। तो ये होता है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, शॉर्ट में कहते हैं रोरो सर्विस। ये कार के लिए भी हो सकता है, यानी कि मोटर व्हीकल्स के लिए भी हो सकता है, ट्रेन्स के लिए भी हो सकता है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के अलावा लोलो सर्विस डेवलप किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर एक पोर्ट्स पे। लोलो मीन्स लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ। तो इस तरीके के जो कंटेनर्स होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की लिफ्ट करके उनको शिप पे रखा जाए और लिफ्ट ऑफ करके शिप से उतारा जाए। सर्विस डेवलप किए जा रहे हैं ताकि पोर्ट क्लियरेंसेज जल्दी से हो सके। तो ये सब किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया, 1-2 महीने पहले भी न्यूज़ में था। हमारे जो पूर्व सीएम हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल जी, ही इज़ नाउ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर एट यूनियन लेवल। उन्होंने कहा है कि 2035 तक 802 मोर प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्थ 5.5 लाख करोड़ रुपीस विल बी ब्रॉट अंडर सागर माला प्रोजेक्ट। और इससे हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा एंड डोमेस्टिक ट्रेड विल ऑल्सो गेट अ बूस्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देहिंग पटकाई आपको याद होगा, पिछले साल जून में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। इसके पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था एंड विद दिस इट बिकेम 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। 5 तो थे ही पहले से, पिछले साल 2 बनाए गए, रायमोना एंड देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क अगर बात किया जाए तो इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। अपर असम में डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। इसकी एरिया लगभग 234 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। देहिंग पटकाई जो नाम आता है इट कम्स विथ बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। पहला तो देहिंग रिवर और पटकाई हिल्स। तो देहिंग रिवर के बगल से पटकाई हिल्स, इन दोनों के बीच में फिर ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, इसीलिए इसका नाम पड़ा है देहिंग पटकाई। इट वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004 एंड देन 2021 में इट वाज मेड अ नेशनल पार्क। इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि अपर असम का ये वाला जो रीजन है इट इज़ पॉपुलर फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको पता होगा कि लोअर असम में यहाँ पे हम लोगों को मोस्टली डिसीडुअस फॉरेस्ट मिलता है, अपर असम में वेट डिसीडुअस या कुछ हद तक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी, कुछ हद तक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क की अगर हम फौनास की बात करें, यहाँ की किस तरह के यहाँ पे एनिमल्स या बर्ड्स मिलते हैं, तो सबसे पॉपुलर यहाँ पे रेयर फौना मिलता है चाइनीज़ पैंगोलिन, जो बाकी इंडिया के अलग अलग जगहों पे नहीं मिलता है, रेयरली मिलता है। फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड पिग, सांबर या बार्किंग डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, गौर, सिरोव, मलायन जेंट स्क्वेरल। एक बात तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है एपीएससी पीटी पर्सपेक्टिव से कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रेयर्ड इंडेंजर्ड बर्ड वाइट विंग्ड वुड डक। ये है वाइट विंग्ड वुड डक, इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देहिंग पटकाई में मिलती है। और ये जो वाइट विंग्ड वुड डक है इट इज स्टेट बर्ड ऑफ असम एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। अभी करंट इशू क्या है, क्यों देहिंग पटकाई के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि देहिंग पटकाई से कई सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से टिम्बर माफिया काम कर रहा है। टिम्बर माफिया जो वहाँ के लोकल फॉरेस्ट को इलीगल तरीके से काट रहा है और स्मगल कर रहा है। याद करो पुष्पा मूवी, तो वो भी तो टिम्बर माफिया था पुष्पा, वैसे ही कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ भी चल रही हैं। फिल्में जो हैं ऐसे लोगों को इनकरेज करती हैं, इनको लगता है कि हम तो हीरो हैं, ठीक है। तो टिम्बर स्मगलर्स आर वर्किंग ओपनली इन दिस देहिंग पटकाई नेशनल पार्क and it is believed कि these people are working with some nexus with some local political leaders। एक वहाँ पे इलीगल बेंच मिल पाया गया है इन द मोहनबारी रीजन ऑफ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मॉडर्न वुड कटिंग मशीन्स वगैरह पाए गए हैं। तो कभी भी इलीगल स्मगलिंग वगैरह पे सवाल आ जाए या
डिफॉरेस्टेशन पे सवाल आ जाए तो उसमें आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख सकते हैं कि इलीगल तरीके से स्मगलिंग या टिम्बर माफियाज का ऑपरेशन जो है वो हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को लीड कर रहा है, विच अल्टीमेटली इज हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल फॉरेस्ट कवरेज ऑफ असम. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राइड ऑफ Pride team of Assam Police. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो देखो, राइड ऑफ प्राइड एक मोटरसाइकिल रैली है which constitute 9 police officers from Assam and it is being led by IPS officer Mr. Anand Misra ji, who is AIGP of Assam Police from sports segment. तो ये जो राइड ऑफ प्राइड मोटर रैली है इसको 2 मई को इनिशिएट किया हमारे स्टेट के डीजीपी भास्कर ज्योति मोहंता साहब ने. इस राइड ऑफ प्राइड मोटरसाइकिल रैली में ये रैली है इट विल मूव थ्रू 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड कवर अबाउट 2055 किलोमीटर्स. ये राइड ऑफ प्राइड रैली निकाली क्यों गई है ये भी ज़रा समझो. हमारी असम पुलिस को अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है इट इज़ हाईएस्ट ऑनर विच इज़ बिस्टोर्ड अपॉन एनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन द कंट्री. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे असम पुलिस को ये हाईएस्ट ऑनर मिला है विच इज़ गिवन टू एनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन द कंट्री, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये राइड ऑफ प्राइड मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है. एज आई सेड, टू सेलिब्रेट द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रेजेंटेड टू असम पुलिस. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. सिचुएशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज given. Yes, this was the question of yesterday. Sendai framework is the successor of Hugo framework. तो ये बिल्कुल सही बात है. ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है 2005 से 15 तक था, उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. इट एम्स टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द नेचुरल डिजास्टर्स ओनली. दिस इज़ रॉन्ग. ये टेक्नोलॉजिकल एंड मैन मेड डिजास्टर्स को भी रेस्ट्रिक्ट करने पे काम करता है, रिड्यूस करने पे काम करता है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. Shigella bacteria, it belongs to Enterobacter family, right? But all bacteria belonging to this family are fatal for humans. This is wrong. Correct answer will be option A. And as per 7th schedule of the Indian Constitution, health belongs to state list. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.